हारून जब रात गए कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही निढाल सी सुर्ख आंखें लिए बैठी थी। उसने बेसाख्ता घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो रात का 1 बजा रही थी। वो तो उसके लिए इतना लेट आया था कि वो सो जाए, मगर उसे जागते देख ज़ारून को कोफ्त हुई थी। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़कर फ्रेश होने चल दिया। शावर लेकर आया तो वो उसी पोजीशन में बैठी थी। ज़ारून नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा और तकिया उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे हुरिया ने थाम लिया। उतनी ही तेज़ी से ज़ारून ने उसके हाथ से अपना हाथ खींचा। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, उसने उंगली उठाकर वार्न किया। और क्या है मेरी लिमिट्स? वो भी जैसे तय किए बैठी थी कि आज बात करके रहेगी। ज़ारून उसे एक बार भी मुखातिब नहीं कर रहा था। वो कहाँ थी? क्यों अपने बाप के घर नहीं गई? कोई सवाल नहीं किया, कोई वजाहत नहीं मांगी थी उसने। और हुरिया को उसकी जामिद खामोशी से अब वहशत होने लगी थी। उसके उठने से पहले निकल जाता था और सोने के बाद वापस आता था वो। मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहकर वो तकिया उठाता वापस पलटा। सफाई का एक मौका तो अदालत भी देती है ज़ारून। उसकी आवाज़ भीग सी गई। वजाहतों का वक्त गंवा चुकी हो तुम। दूर जाने के, अलग होने के फैसले तुम्हारे थे, सो अब शिकायत कैसी? मैं मर जाऊंगी ज़ारून। वो उठकर उसके सामने आई। मैं भी मर गया हूँ और मरे हुओं को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनके लिए जी रहा है और कौन उनके लिए मर रहा। बाकी सब के लिए तो मैं बच गया था, मगर तुम्हारे लिए ज़ारून शाह मर गया था, उसी रात मर गया था। वो सफाकियत से बोला, अपने बच्चे की वजह से मजबूर हूँ, वरना एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। इसलिए कोशिश करो कि मेरे सामने कम कम ही आओ। उसका सरसराता लहजा किसी कांटे की तरह चुभा था हुरिया के दिल में, और फिर से वो लहू रिसने लगा। हुरिया अच्छे से जानती थी वो शख्स अपनी आड़ में हुरिया अच्छे से जानती थी कि वो अपनी जिद का, अपनी जुबान का पक्का था। उसे खौफ आया था उसकी आंखों में। हुरिया को अपना अक्स कहीं नहीं दिखा था। वो चादर लेकर सोफे पर लेट चुका था, जबकि वो अभी तक उसके जहरीले अल्फाज के हिसार में। सुबह होते ही वो बीजान के पास रोती हुई पहुंच गई। बीजान, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही कुछ भी। वो तो बिल्कुल ही मुंह मोड़ गए हैं मुझसे। यहाँ तक कि वो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं होते। रोने से मसले हल नहीं होते बेटा, चुप कर जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। बीजान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैं बैठी हूं ना, चाहूं तो अभी बुला के 2 लगा दूं कान के नीचे। मगर मैं चाहती हूं कि अब की बार तुम दोनों खुद अपनी मर्जी से अपने अपने दिल की सुनो और फैसला करो। वो गुस्से का शुरू दिन से ही तेज है, लेकिन तुरप का पत्ता तो तुम्हारे पास है, बस तुम्हें खेलना नहीं आ रहा। क्या मतलब बीजान? हुरिया को वाकई समझ नहीं आई। देखो, तुम्हारे जाने से उसकी मर्दानगी को, उसकी अना को ठेस पहुंची है, इसलिए भूखे शेर की तरह गुर्रा रहा है वो। तुम्हें बस एक अनदेखा जाल बिछाना है उसे काबू करने के लिए। मगर मैं कैसे? आप इतनी गहरी बातें करती हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। वो रूहान सी हुई। पगली हो तुम भी। सीधी सीधी बात है कि वो अपनी कमज़ोरी को मजबूरी के लिबादे में लपेट के तुम्हें थमा चुका है। मजबूरी मतलब बच्चा? हुरिया के अब जाकर कुछ पल्ले पड़ा। हाँ, उसने बोला ना तुम्हें कि वो बच्चे की वजह से मजबूर है। दरअसल जिसे वो मजबूरी बता रहा है वो उसकी कमज़ोरी है, और उसकी कमज़ोरी तुम्हारे पास। ओ माय गॉड, यू आर ग्रेट बीजान, लव यू। वो बीजान से लिपट कर उनका मुंह चूमती खुशी से चीखी, मगर ध्यान रखना मेरे बच्चे का मजीद दिल ना दुखे किसी बात से। वो जिसे बच्चा कह रही है ना, कोई बच्चे बच्चे नहीं है वो, पूरे वो हैं। उसने मुंह बनाकर कहा, अच्छा अब ऐसा करो, थोड़ी देर तक मैं किसी को बोलती हूँ, तुम फार्म हाउस चली जाओ। फार्म हाउस? मगर क्यों बीजान? मुझे नहीं जाना। वो हरासा हुई। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए भेज रही हूँ? तुम ज़ारून के आने से पहले चली जाओ, बेफिक्र रहो, वो खुद तुम्हें लेकर आएगा। और अगर नहीं आए लेने तो? मैंने पाला है उसे, जानती हूँ उसको अच्छे से। तुम बेफिक्र होकर जाओ, रात तक वो आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि अब तुम खुद आई हो उसके साथ, तो वो तुम्हें एक रात भी कहीं नहीं रुकने देगा। और अगर आज तुम चली गई और वो तुम्हें लेने आया, तो समझ जाना कि फिर सारी उम्र तुम यहाँ से नहीं जा सकती, चाहे तुम हंस के रहना या चाहे रो कर, मगर वो तुम्हें जाने नहीं देगा दोबारा। मैं अपनी खुशी से आई हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ हमेशा। थैंक्स बीजान, बस मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद हुरिया बीजान के कहे के मुताबिक चली गई। मीरशाह घर आते ही एहान की हवेली में मौजूदगी कंफर्म करता उसके कमरे में पहुंचा। वो सामने ही लैपटॉप पर मसरूफ़ था। मलिक रिजवान का क्या मसला बना हुआ है? उसने आते ही सवाल किया। बनना क्या है? इंस्पेक्शन के दौरान जो मुझे गलत लगा
उसके हिसाब से मैं उसके गोदाम सील कर आया। बस इसी बात पर आग बबूला हुआ है, धमकियाँ दे रहा है, फजूल आदमी, सारे काम 2 नंबर कर रहा है, ऊपर से तड़ियाँ भी लगा रहा है मुझे। एहान ने तफसीली जवाब दिया। एहतियात करना। मैं अगर एहतियात नहीं भी करूँगा तो आप हैं ना इसके लिए। खैर आप फ़िक्र ना करें, हमारा काम ही ऐसा है। ये सब तो रूटीन की बातें हैं ना। हाँ, मैं भी रूटीन से हटकर बात करने आया हूँ यहाँ। सब ठीक तो है ना भाई? एहान को ख़तरे का अलार्म महसूस हुआ, क्योंकि मीर शाह का बज़ाते खुद उसके पास आना अल्लाह खैर ही करे। हाँ सब ठीक है, पूछने आया था शादी के बारे में। क्या ख्याल है अब तुम्हारा? मेरा इस बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं है, एहान लापरवाही से बोला। एहान, मीर ने तंबीहन घूरा। भाई फिर से वही बात, क्या हो गया आपको? मैं बता चुका हूँ ना आपको कि नहीं करनी शादी, कभी नहीं करनी, बस बात ख़त्म। आप क्यों एक ही बात बार बार दोहराकर मुझे शर्मिंदा करते हैं? वो रूहान सी हुआ। सुन तो लो पहले मेरी पूरी बात। मीर ने उसे घूरा। भाई मुझे शादी से रिलेटेड कोई बात नहीं सुननी। एहान का लहजा कत्तई था। शाबाश है बेटा, बहुत अच्छे। मैं ही उल्लू का पट्टा हूँ जो तुम्हारे लिए ज़ारून से उसकी बहन का हाथ मांग के आ गया। मीर ने ताली बजाई। ज़ारून की बहन? एहान से ये लफ्ज़ बोले ही नहीं जा रहे थे। मत करो शादी, मत सुनो कोई बात, भाड़ में जाओ तुम। मीर शाह जानता था उसे यूं ही शौक लगेगा उसे, इसलिए मसनूई गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। जानबूझ के नखरे भी तो दिखाने थे ना उसे। भाई मेरी बात तो सुने, रुकें तो। वो पीछे से आवाज़ें देता गया, मगर वो उसे हैरान सा छोड़कर जा चुका था। ज़ारून की बहन का प्रपोज़ल मेरे लिए, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। आंखें बहने लगी। वो वहीं फर्श पर सर झुकाए बैठता चला गया। बच्चों की तरह यकदम हिचकियाँ लेते रो दिया। क्या वो इस काबिल था कि उसके रब ने उस पर अपना करम कर दिया, अपनी रहमत की ऐसी बरसात कर दी? वला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ज़ारून घर आया तो वो कमरे में मौजूद ही ना थी। उसे लगा माहिमा के पास होगी या बीजान के पास बैठी होगी। आजकल ज़्यादातर वो उन्हीं के साथ पाई जाती थी। सर झटकते वो आगे बढ़ा और फ्रेश होकर बाहर आया। मुलाजमा खाने की ट्रे कमरे में ही ले आई थी। शुक्रिया, वो मसरूफ़ सा बोला। अम्मा, हुरिया कहाँ है? जाने वो क्यों पूछ बैठा था। वो तो जी शाम को ही चली गई थी। ज़ारून ने झटके से सर उठाया था और सामने खड़ी मुलाजमा को यूं देखा जैसे कुछ पल्ले ही ना पड़ा उसके। कहाँ चली गई? धक धक करते दिल के साथ मुश्किल से ही पूछ पाया वो तो जी बीजान को ही पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता। अच्छा आप ये ले जाएं। उसने ट्रे वैसे ही वापस कर दी। कहीं वो उसकी कल रात वाली बातों की वजह से घर छोड़कर फिर तो नहीं चली गई कहीं? वो तैश में बीजान के कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने बीजान के सामने सर झुकाया और प्यार लिया था। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? वो अनजान बनी। हुरिया कहाँ है? वो सीधा अपने मुद्दे पर आया। हुरिया से क्या काम पड़ गया इस वक्त? उन्होंने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। ज़ारून ने ज़ब्त से मुठियाँ भींची। जहाँ भी है खैरियत से है और मेरी इजाज़त से गई है, बीजान ने उसके तासुरात देखकर कहा। और मेरी इजाज़त की उसने ज़रूरत ही महसूस नहीं की होगी। बेटा ये तुम दोनों के लिए बेहतर है, बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। वो यहाँ थी तो तुम्हें उसे देखकर गुस्सा आता था, तकलीफ़ होती थी, और तुम्हारी अदम तवज्जो और नाराज़गी हुरिया को अजियत देती थी। वो ना अपना ख्याल रखती थी ना बच्चे के बारे में सोचती थी। उसके लिए अच्छी खुराक, आराम, सुकून कितना ज़रूरी है। सो मैंने भेज दिया उसे ताकि उसकी मौजूदगी से तुम्हें तकलीफ़ ना हो और तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो ज़रा खुद पर और अपने बच्चे पर भी तवज्जो दे। बीजान ने तफसीलन बताया। आपने भेज दिया और वो चल दी होगी? वाह! ज़ारून का लहजा ना चाहते हुए भी तंज़िया हुआ। अच्छा बस जाकर आराम करो। बीजान ने उसे वहाँ से उठाना चाहा, वो भी मज़ीद कुछ कहे चला गया। उन्हें हैरत हुई, क्योंकि उनके ख़्याल में तो वो क़यामत बर्पा कर देता ये सुनकर। कहीं हुरिया का खदशा सही साबित ना हो जाए। एक कप चाय बना दें, उसने किचन समेटती मुलाजमा से बोला और बाहर लॉन में निकल आया। उसे सामने देखकर अपने नुकसान का एहसास होता था, और अब जब वो नहीं थी तो भी दिल बेचैन था। सब खाली खाली था। मुलाजमा ने चाय उसके सामने रखी। हुरिया किसके साथ गई थी? वो तो जी इमाम बख्श छोड़ के आया था उन्हें। ओके तुम जाओ। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहता है, मगर तैश उसे उसके दोबारा जाने पर आ रहा था। मतलब उसके नज़दीक मेरी या मेरी नाराज़गी की कोई अहमियत नहीं। बजाय अपनी गलती मानने के आराम से मुंह उठा के चल दी। आधा कप चाय का वहीं छोड़कर वो गाड़ी लेकर निकल गया। वो जो वहमों में घिरी बैठी थी कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं, और अगर नहीं आया तो
एक तो वैसे ही तबीयत बोझल रहती थी, ऊपर से ये सब। वो इर्द गिर्द से लापरवाह, अपने हाथों की लकीरों में उलझी बैठी थी। जब उसकी गाड़ी जन से ड्राइववे पर आकर रुकी, वो आ गया था। हुरिया हैरान सी उसे देख रही थी। वो तीर की तरह उसकी जानिब बढ़ा। उसके हर उठते कदम के साथ हुरिया को लगा जिंदगी उसकी तरफ बढ़ रही है। ज़ारून ने झटके से खींचकर उसे अपनी गिरफ्त में लिया। महीनों से तड़प रही थी, पल पल मर रही थी वो उसके लम्स के लिए। आंसू बेख्तियार बह निकले, जबकि उसके वजूद की नरमियाँ गर्मियाँ महसूस होते ही ज़ारून को भी क्या कुछ याद ना रहा था। शदीद तैश में उसने खुद से झटका, मगर फिर भी बाजू उसकी गिरफ्त में था। हुरिया को लगा उसकी उंगलियां हुरिया की पुश्त में पेवस्त हो जाएंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हवेली से बाहर कदम निकालने की? ज़ारून का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। वो क्यों बार बार उसका तमाशा बनवाती थी? मैं वो हुरिया से मारे खौफ के बोला भी नहीं जा रहा था। क्या मैं वो बोलो भी? क्या है ये सब? अब क्या चाह रही हो ये सब करके? आप नहीं बोला था मेरे सामने मत आया करो, इसलिए चली आई ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। हिम्मत करके उसने उसको उसकी कल रात की बात याद कराई। मेरा बच्चा मेरे हवाले करके जहाँ जी में आई चली जाना, मगर उससे पहले अगर एक कदम भी मुझसे पूछे बगैर बाहर निकाला हवेली से तो अपने हाथों से टांगें तोड़कर बिस्तर पर डाल दूंगा तुम्हें। ज़ारून ने उसकी तरफ झुकते कहर बरसाती नज़रों से उसकी आंखों में देखकर कहा। हुरिया के लिए जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अपने हवास खोती उसके बाजुओं में झूल गई। ज़ारून का गुस्सा एक पल में उड़न छुआ। अरे उठो, आंखें खोलो। वो बुरी तरह परेशान हुआ। मजीद एक लम्हा ज़ाया किए बिना वो उसे बाहों में भर के गाड़ी की तरफ भागा। परेशान नहीं हो, आपकी वाइफ ठीक है, मगर इनकी कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं। या तो वो खाती पीती नहीं इस हिसाब से जिस तनासुब से उसे ज़रूरत है, या वैसे ही किसी बात की वजह से डिस्टर्ब है। फर्स्ट टाइम ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बच्चियों को इस सारे पीरियड में होने वाली तब्दीलियों का तजर्बा नहीं होता। वैसे तो आपको, बल्कि हर शोहर को अपनी बीवी के साथ बहुत कोऑपरेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बीवी के अंदर रूनुमा होने वाली इस तब्दीली के ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। आपकी औलाद को इस दुनिया में लाने के इस सारे मरहले में वो जो कुछ बर्दाश्त करती हैं वो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ना वो ठीक से खा पी सकती हैं, उनके पसंदीदा पकवान उन्हें अचानक से नापसंदीदा लगने लगते हैं, ठीक से सो नहीं पाती वो भी, और भी बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर करने में भी हिचकिचाती हैं। ऐसे में शोहरों को चाहिए कि वो उन्हें टाइम दें, उनके साथ बैठकर मसले मसाइल उनके सुने, उनके आराम का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। डॉक्टर पोलाइटली उसे सब समझा रही थी। ज़ारून को वाकई एहसास हुआ था अपनी कोताही का, और उसके और हुरिया के दरमियान जो भी था, मगर ज़ारून को उसकी कंडीशन देखते हुए कुछ मार्जिन देना चाहिए था उसे। मेरा बच्चा, वो तो बहुत आराम से कह देता था, मगर वो बच्चे के लिए क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। एक बात जो ज़ारून शाह की बहुत अच्छी और काबिल तारीफ़ थी, वो ये कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता था। वो कभी देर नहीं करता था उसे तस्लीम करने में और उसका अजाला करने में। जी मैं ख्याल रखूँगा, वो मध्यम सा बोला। डॉक्टर को वो सर झुकाए बैठा वजीह सा नौजवान बहुत अच्छा लगा था। उसकी इतनी फर्माबरदारी और झिझक पर वो खुल के मुस्कुराईं। आप अपनी मिसेस को ले जा सकते हैं। तकरीबन 1:30 उनकी वापसी हुई। हुरिया हुरिया निढाल सी बिस्तर से टेक लगाकर नीम दराज थी। ज़ारून कुछ देर बाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो हाथ में दूध का गिलास थामे हुए था। उठो, उसने हुरिया को मुखातिब किया। हुरिया को गर्म दूध की महक से वॉमिट हो जाती थी, इसलिए कशमकश का शिकार थी। अब सारी रात खड़ा तुम्हारे नखरे देखता रहूं क्या? उसे तप चढ़ी। मुझे नहीं पीना, वो आहिस्तगी से बोली। पी लो, बेफिक्र रहो, जहर नहीं है इसमें। ज़ारून के ज़ख्मी लहजे में कहे जाने वाले जुमले ने हुरिया का दिल छलनी कर दिया। मैं दूध नहीं पीती, मुश्किल खुद को संभालते वो बोल पाई। नहीं पीती तो ना पियो, मगर मेरी प्रिंसेस तो पिएगी। पकड़ो गिलास। उसने खुद ही आगे बढ़कर उसे उठाकर बिठाया और खुद भी पास बैठ गया। वो लम्हों में सुर्ख पड़ी। पहली बार उसने बाज़ाब्ता हुरिया के सामने बच्चे के हवाले से बात की थी, वरना अपनी प्रिंसेस से तो वो रोज़ रात को बातें करता था। कभी कभी हुरिया को हैरत होती, वो सारे दिन की रूदाद अपनी प्रिंसेस को सुनाया करता, जैसे उसकी बेटी सामने बैठी उसकी बातें सुन रही हो। आपको कैसे इतना यकीन है कि बेटी? वो हया के मारे ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाई। बस मेरा दिल कहता है कि मेरी प्रिंसेस आएगी, सो अब शराफत से इसे पियो और ठीक से खाया करो, और ख़याल रखोगी अब से तुम। मगर मैं दूध नहीं। ओके, मैं ख़याल रखूँगी अब से अपना, मगर दूध नहीं पी सकती, सूट नहीं करता मुझे। पियो। उसको मेरी
पियो इसको, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। उसने ज़बरदस्ती ग्लास उसके मुंह से लगाया। ये और इनकी प्रिंसेस मिलकर मुझे सता रहे हैं ना वो सुकून लेने देती है और ना ये। मुश्किल से 2-4 घूंट लिए, मगर उसके बाद उसे वॉमिट हुई कि एक बार तो ज़ारून भी घबरा गया। तीसरी बार वो वॉशरूम से जब निकली तो ज़ारून के दिल को कुछ हुआ। उसकी हालत देखकर कैसी निचड़ गई थी कि वो कैसी निचड़ गई थी वो कि अब उसे चलना भी दुश्वार था। ज़ारून ने आगे बढ़कर टॉवल उससे लेकर स्टैंड पर डाला, सहारा देकर उसे बेड तक लाया। उसे वाकई अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। जब वो कह रही थी कि दूध उसे सूट नहीं करता तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी उसे। कुछ महीनों पहले आपने मुझसे एक बात की थी और तब मैंने आपको मना कर दिया था। कौन सी बात? काजिम शाह को याद ना आया। फरवा और एहान के रिश्ते की बात। मीर शाह ने उन्हें याद दिलाया। फरवा की तो बात पक्की हो चुकी है, फिर अब इस बात की क्या तुक बनती है भला? जानता हूँ बीजान, मगर मेरी नज़र में एहान के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एहान के लिए रिश्ता? किसका? बीजान बेताबी से गोया हूँ, क्योंकि वो जब भी एहान से इस मौजू पर बात करती थी वो कन्नी कतरा के निकल जाता था। माहिमा का रिश्ता एहान के लिए। वो आराम से टांग पर टांग रखते बोला। कितनी ही देर तो वो दोनों कुछ बोलने के काबिल ही ना रहे। ये कैसे मुमकिन है भला? बीजान दिल महसूस कर बोली। क्यों मुमकिन नहीं? माहिमा को तलाक हो चुकी है, जबकि एहान कंवारा है। बीजान रंजीदा हुई। तो ये कहाँ लिखा है कि तलाक याफ्ता की दोबारा शादी नहीं हो सकती? हो तो सकती है बेटा, मगर एहान में भला क्या कमी है कि वो गैर शादीशुदा होकर माहिमा से शादी करे? तो माहिमा में क्या कमी है? वो जरा पर उतर आया। कमी तो उसमें कोई नहीं, बस दाग जो लग गया उसके दामन पर। और फिर एहान क्या सोचेगा कि हम उसके लिए अपने घर की बाकी लड़कियों में से किसी और का क्यों नहीं सोच रहे? सबको छोड़कर तलाक याफ्ता के लिए उसका इंतखाब किया है। एक बार माहिमा के साथ ज्यादती हो चुकी, अब हम उसे किसी भी तरह की आजमाइश में नहीं डाल सकते हैं दोबारा। एहान को कोई एतराज़ नहीं। मैं उसकी रजामंदी और मालूमात करके ही आपके पास हाजिर हुआ। आप बेफिक्र रहें, एहान बहुत खुश रखेगा माहिमा को। वो बहुत मैच्योर और ज़िम्मेदार है, इसमें तो कोई शक नहीं कि एहान बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बेटा है। काश हम ये फैसला पहले कर लेते। ये सब ऐसे ही होना लिखा था। आप दिल बुरा ना करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ज़िंदगी का ये सफ़र उनके लिए खुशगवार करे। मीर, क्या महिमा मान जाएगी इसके लिए? वो आप ज़ारून पर छोड़ दें, वो आज बात करेगा उससे और मना भी लेगा उसे। हम डिसाइड कर चुके हैं हमें कैसे करना है ये सब। आप परेशान होना छोड़ दें। वो उन्हें तसल्ली देता उठ गया। वो हुरिया के साथ बैठी बातों में मगन थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। शुक्र है आपने भी शक्ल दिखाई, मुझे तो लगा मेरा भाई कहीं खो गया है शायद। माहिमा ने शिकवा किया, जिस पर ज़ारून की आंखें नम हो गई। पगली, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बस हिम्मत जुटा रहा था तुम्हारा सामना करने के लिए। आज मुझे लगा कि मैं अपनी बहन का सामना करने के काबिल हूँ तो चला आया। उसने माहिमा के सर पर प्यार से हाथ रखा तो वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। माहिमा, हौसला करो। क्या हो गया है हमारी हिम्मत वाली माहिमा को? हुरिया ने आगे बढ़कर उसे संभाला। चुप करो और मेरी बात गौर से सुनो। ज़ारून उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसके सामने बैठा। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? वो गाल पूंछती मुतवज्जो हुई। बहुत ज़रूरी बात है। पहले मैं तुमसे खुद अकेले में बात करना चाहता था, बाकी सबसे फिर करूँगा। हुरिया खामोशी से उठकर चल दी वहाँ से। वो दोनों बहन भाइयों को प्राइवेसी देना चाहती थी। बैठ जाओ, ज़ारून ने बिना उसकी तरफ देखे कहा तो वो पलट कर उसे देखने लगी। दिल खुशगवानियों से फिर भरने लगा, मगर उसके चेहरे पर ढूंढे से भी कोई तासुर ना मिला। निगाहें मायूस सी लौट आईं। वो दिल महसूस कर बैठ गई। रोना बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बात सुननी है, उसे समझने की कोशिश करनी है। क्या बात है भाई? मेरा दिल घबरा रहा है। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। ज़ारून ने गहरा सांस लेकर बिलाखिर बोल ही दिया। वो बिना कुछ कहे हैरान सी बात समझने की कोशिश में उसे देखे गई, जैसे उसे सुनने में कोई गलती हुई हो। माहिमा, वो जो यकटुक ज़ारून को देखे जा रही थी। ज़ारून ने उसे मुतवज्जो किया। वो अभी तक वैसे ही बिना हिस्सो हरकत खाली खाली नज़रों से सामने बैठे अपने भाई को देख रही थी, जो तलाक के तकरीबन 3.5 माह बाद उससे ये बात कर रहा था। एक बार तुम अपने लिए फैसला करके नुकसान उठा चुकी हो और तुमने जो तकलीफ़ उठाई सो उठाई।
मैंने वो सब किस अज़ियत से बर्दाश्त किया ये मैं ही जानता हूँ। अब जो मैं तुम्हारे लिए मुनासिब समझ रहा हूँ मैंने वो किया है, तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर लड़का मुझे तुम्हारे लिए इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। वो बिना माहिमा को बोलने का मौका दिए उसे कायल करने की कोशिश में था। मुझे शादी नहीं करनी भाई। माहिमा का लहजा अटल था। ज़ारून को टेंशन हुई, इस तरह की टोन उसकी कभी नहीं होती थी। हुरिया को भी ज़ारून की बात कुछ मुनासिब नहीं लगी। इतनी भी क्या जल्दी थी इस सब की, माहिमा को कुछ टाइम देना चाहिए इस सब को भुलाने के लिए, खुद को संभालने के लिए। मगर बोली कुछ नहीं कि वो कौन सा उसकी मान लेता। शादी तो करनी पड़ेगी और वो भी इस जुमे को। मैं ज़ुबान दे चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मज़ीद कोई एतराज़ ना होगा। तुम अपने भाई के लिए इतना तो कर ही लोगी ना। याद रखना इस बार तुम्हारे भाई की ज़ुबान की बात है। चलता हूँ। वो बिना उससे उसकी बात सुने बगैर अपना फ़ैसला सुनाते निकल गया वहाँ से कि कहीं माहिमा के आंसू से पिघला न दे। ये उसका भाई था, उसका इतना प्यार करने वाला भाई। ये तो उसका भाई हो ही नहीं सकता। माहिमा मुंह पर हाथ रख के रोती चली गई, जबकि हुरिया ज़ारून के पीछे भागी।